मणिपुर में जो कुछ हुआ है ना, ये दंगे नहीं कह सकते आप इसे, ये मानवीय त्रासदी है। ये समकालीन इतिहास के अंदर अगर आप पिछले 10, 20, 25 साल का देखें, इसने सारी मानवता और अमानवीयता की सारी सीमाएं लांघ दी। ये हमारे हिंदुस्तान के लोकतंत्र के माथे पर एक ऐसा कलंक है जिसको मिटाने में आपको बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। एक तरफ आप देखिए कि प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान ईयू की संसद इस पर बहस कर रही है, और हमारे देश में इतने विभत्स दृश्य आने के बावजूद 2 दिन से हाउस के अंदर, संसद के अंदर बातचीत नहीं हो पा रही। इस पूरे के लिए आपको मुझे कुछ समय देना पड़ेगा, इस पूरे आर्टिकुलेशन के लिए। देखिए, ये इसको आप लोकतंत्र का शब्द, लोकतंत्र के हमने 3 तंत्र हमारे संविधान में थे, चौथा मीडिया को मान लिया गया था, तो यही 4 स्तंभ है। लोकतंत्र के चारों स्तंभ इस मामले में किस तरीके से ध्वस्त हुए हैं, इसको अगर आप आर्टिकुलेट करने लगेंगे तो सबसे पहले देखिए क्या है कि जो सिस्टम जो नीचे था, जो ब्यूरोक्रेसी थी, उसने क्या किया, सब कुछ होने दिया। विधायिका वहां जो मुख्यमंत्री और तमाम उनका सिस्टम था, वो उस पर उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, केवल इंटरनेट बंद किया ताकि खबर ना जाए। प्रधानमंत्री से लेके, गृह मंत्री से लेके, राष्ट्रपति से लेके, मानवाधिकार आयोग से लेके महिला आयोग तक किसी ने चू नहीं की जब तक परसों वीडियो नहीं आया। राष्ट्रपति तो आज तक भी नहीं बोली। ह्यूमन राइट्स कमीशन, मिस्टर मिश्रा, जो जस्टिस अरुण मिश्रा जिसका आप नाम ले रहे थे, उनकी अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे, उनके जो फैसले देखेंगे उनके कार्यकाल के, वो किसके लिए काम करते थे, और यहां उन्होंने साबित कर दिया कि वो क्यों बने थे मानवाधिकार आयोग। राज्यपाल ये कहती हैं कि साहब मैंने तो ऊपर सूचित कर दिया था। आपने सवाल किया कि उन्होंने किसको सूचित किया था। देखिए, ऑफिशियल प्रोटोकॉल होता है, राज्यपाल की रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को जाती है, और जो स्थितियां आज की तारीख में जो वहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं बीरेन सिंह कि ऐसे एक नहीं हजारों केसेस हैं, तो अगर ये 356 लगाकर सरकार बर्खास्त करने का आइडियल मामला नहीं है यूसुफ जी, तो फिर क्या मामला होता है। और दूसरा एक बात और स्पष्ट कर दूं आपके दर्शकों के लिए, भारत की सरकार को 356 कहीं भी लगाने के लिए गवर्नर की रिपोर्ट की भी जरूरत नहीं होती। यहां तो अलग बात है कि गवर्नर ने रिपोर्ट भेजी, आपने पढ़ी ही नहीं हो। मुख्यमंत्री इस्तीफा देने गया था, उसका भी इस्तीफा सड़कों पर पड़ा घूम रहा था। और यहां पर होम मिनिस्ट्री के पास ऐसी पावर्स है कि अगर स्थिति लैंड ऑर्डर का फेलियर हो जाए तो 356 डायरेक्टली इन्वोक कर सकती है। वो ऐसा कुछ नहीं किया गया। प्रधानमंत्री कब बोले? कल, जब सुओमोटो कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया, और उसके अलावा जब वो विभत्स तस्वीरें आई परसों रात से, तो समझिए न्यायपालिका को भी मैं एक बात कहना चाहूंगा। न्यायपालिका 77 दिन से वेट कर रही थी सुओमोटो के लिए। 3 केसेस पेंडिंग है यूसुफ जी 77 दिन से। तो इस पूरे प्रकरण के अंदर आप किसी एक को छोड़ नहीं सकते या एक को दोषी ठहरा नहीं सकते। इसमें पूरा तंत्र नाकाम हुआ है। न्यायपालिका के सामने 3 बार गुहार लगी अलग अलग मौकों पे, और आज स्थिति जब ये पिक्चर्स देख ली, ये एक पिक्चर थोड़ी है, और इस पिक्चर में जान के आपको हैरानी होगी, शर्म से झुक जाएगा आपका, कि इसमें जो एक महिला है, वो महिला का जो हस्बैंड है वो कारगिल का सेनानी है। एक दूसरे कारगिल के एक हमारे सैनिक की हत्या कर दी गई वहां पर। और ये तमाम चीजें, आप तो राष्ट्रवाद के प्रतीक थे ना, आपकी सरकार तो, और सैनिकों के साथ कारगिल युद्ध का जो नायक था उसकी पत्नी के साथ आप ये कर रहे हो, और फिर आप राष्ट्रवाद के ठेकेदार हैं। बात यहीं पर नहीं रुकती यूसुफ जी। इस पूरे मामले को देखिए, आपका नॉर्थ इंडिया का चैनल, मैं बताना चाहूंगा कि ये इशू क्या है। बहुत कुछ नहीं बताया जा रहा है, हमारे एरिया के लोगों को नहीं पता है। इशू ये है, मणिपुर के अंदर 55% आबादी मैतेई है, जो एक पर्टिकुलर सरकार के प्रिय समुदाय की पार्टी। 35% कुकीज हैं, जो ट्राइबल्स हैं और जो क्रिश्चियन इंक्लिनेशन जिनकी है, और 10% नागाज है। नागाज और जो कुकी है, उनका एक आपस की अंडरस्टैंडिंग रहती है, क्योंकि दोनों ट्राइबल्स। इस पूरे खेल में जो लड़ाई है, जो संघर्ष शुरू हुआ मई में, वो क्या संघर्ष था? जो मैतेई समुदाय है वो इम्फाल में रहता है, घाटी में, वैली के अंदर, और ज्यादातर संसाधन उन्हीं के पास है। 55% बहुतायत उनके पास है। मैक्सिमम विकास अगर आप देखेंगे तो इम्फाल घाटी में हुआ है। जो ये कुकीज और अपने जो नागाज है, ये पहाड़ों में रहते हैं। और मणिपुर के अंदर इनबिल्ट एक मैकेनिज्म है यूसुफ जी, कि जो शेड्यूल्ड, जो ये अपने मैतेई है, ये पहाड़ों में नहीं जाएंगे, इनको जमीन वमीन खरीदने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये बाकी दोनों समुदायों की बजाय ज्यादा डेवलप्ड है, एडवांस। मई में इन्होंने क्या किया? मई में इन्होंने ये कहा कि साहब हमें आरक्षण दिया जाए शेड्यूल्ड ट्राइब का, ताकि उनको रोजगार और शिक्षा में स्थान मिले, और पहाड़ी जो क्षेत्रों में जो उनकी घुसपैठ नहीं है वो हो। ये सारा मामला था। इसके ऊपर विरोधाभास हुआ, न्यायपालिका, तमाम चीजें हुई। ये मूल बिंदु यहां था। इसका सॉल्यूशन क्या था?
एक चुनी हुई सरकार है वहां पर, वो दोनों पक्षों को बुलाती, कोई कमेटी बनाती, जो भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो कुछ हो रहा था उसको रोकने की बजाय उसको हवा दी और मामले को दबाया, और एक ही काम किया फैसला कि इंटरनेट बंद कर दिया। पूरी दुनिया के समकालीन इतिहास में मुझे बता दीजिए ये दो घटनाएं, 370 के बाद जो कश्मीर में इंटरनेट इतना लंबा बंद हुआ और अब मणिपुर के अंदर जो चल रहा है, क्या ये किसी भी प्रोग्रेसिव देश की कोई निशानी है क्या? ये हम तो रवांडा से भी खराब स्थिति में है, अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं वहां पर ये स्थितियां नहीं होती। अब आप बात करेंगे कि प्रधानमंत्री ने कल जो किया, इससे अच्छा तो ना बोलते। वो किस चीज की तुलना किससे कर रहे थे? उन्होंने इस घटना के साथ साथ मध्य प्रदेश और राजस्थान का जिक्र कर सियासत खेली। क्या वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री है क्या? अगर ऐसी बात थी तो उत्तराखंड का भी जिक्र कर देते, वो उत्तर प्रदेश का भी जिक्र कर देते, पहलवान बेटियों का भी जिक्र कर देते, वो तो नहीं बोले। सवाल ये है यूसुफ जी, संवेदनाएं मर चुकी हैं और संवेदनाएं मारी जा रही हैं। कैसे? आपको सूचना ही ना मिलने दो, आप तक बात ही ना पहुंचने दो, और जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए तो उसमें धर्म का एंगल निकालिए।